नमस्कार दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी के इस वीडियो में आज हम देखने वाले हैं भारत के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये इंडियन ज्योग्राफी का तीसरा वीडियो है। इससे पहले वीडियो बना चुके हूँ और आप इस सीरीज़ को जिस तरीके से नई सीरीज़ शुरू हुई आप इसको कंटिन्यू रखिएगा तो आपको इसको पढ़ने में आसानी रहेगी। इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ ख़त्म की जा चुकी है। ये एक नई सीरीज़ एक शुरू की गई जिसमें एक तरीके से कह सकते हैं अपडेटेड वर्जन रहेगा पुरानी वाली सीरीज़ का। तो इसमें उन टॉपिकों को भी कवर करेंगे जो वास्तव में कवर नहीं किए गए थे, और एक तरीके से कह सकते हैं कि ये जो जितना मैटर उनको पहली सीरीज़ में था उससे ज़्यादा मैटर इस सीरीज़ में आपको मिलने वाला है, और अपडेट भी रहेगा। काफ़ी पहले वो सीरीज़ शुरू की गई थी। तो ये देखते हैं, आज हम बात करेंगे इंडिया और उसके आसपास के पड़ोसी देशों के बारे में। तो ये सबसे पहले मैं बता दूं कुछ फैक्ट थे जो एक तरीके से जिनको आपको जानना भी चाहिए। तो इंडिया का क्षेत्रफल वगैरह कितना है, इन सब के बारे में आप लोग जानते ही होंगे। तो ये देखते हैं, फिर एक बार इसको रिकॉल कर लेते हैं। तो बात करेंगे भारत के क्षेत्रफल की। तो इसका क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल है, जो कुल भूमंडल का मतलब कुल भूमंडल के क्षेत्रफल का 0.57% है। 0.57 मतलब कि अगर जो आप ये पूरे अर्थ को ले लेंगे, मतलब पूरी पृथ्वी को इस तरीके से आप ले लीजिए, तो इसका अगर जो इसमें समुंदर को और पृथ्वी मतलब कि भूमंडल, स्थलमंडल, जलमंडल दोनों को पूरी तरीके से सम्मिलित कर लेंगे तो कितना आएगा, वो हो जाएगा 0.57% हो जाएगा। लेकिन अगर हम स्थल मंडल की बात करते हैं, स्थल मंडल के क्षेत्रफल का कितना है, वह 2.4% है। तो ये देखिए, ये 2.4% आप लोग परीक्षाओं में देखते रहे होंगे, लेकिन ये 0.57 भी आप याद रखिएगा। क्षेत्रफल की दृष्टि से तो 7वें नंबर पे आप जान ही रहे होंगे, रूस, चीन, कनाडा, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, भारत है। इस तरीके से आप जान ही रहे होंगे। आकृति चतुर्भुजाकार है और जो नॉर्थ से साउथ के बीच में 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर, और ईस्ट से वेस्ट के बीच में 2933 किलोमीटर है। तो ये हो गई बात। लेकिन जो टॉपिक की हम बात कर रहे हैं वो सीमाओं के ऊपर है, भारत के पड़ोसी देशों के ऊपर। तो उसमें मुख्य रूप से हम सीमाओं को लेकर के देखेंगे, कौन कौन से देशों से सीमाएं लग रही हैं। तो इसको हम दरअसल सीमाओं को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक स्थलीय सीमा, एक जलीय सीमा। स्थलीय सीमाओं में हम बात करेंगे तो कौन कौन से देश आते हैं, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, नेपाल है, चाइना है, भूटान है, म्यांमार है, बांग्लादेश है। जलीय सीमाओं की बात करेंगे तो 3 देश आएंगे। यहाँ पर हम देखेंगे तो पड़ेगा लक्षद्वीप, और ये हो गया श्रीलंका, और यहाँ पर पड़ेगा और एक म्यांमार से भी स्थलीय सीमा लगती है, और यहाँ पर हम देखेंगे तो पड़ेगा इंडोनेशिया। इतने सारे हैं। तो मुख्य रूप से देखेंगे तो लक्षद्वीप, श्रीलंका, म्यांमार और इंडोनेशिया जो हमको पढ़ना है इम्पोर्टेंट, उनसे जुड़ी हुई कोई चैनल है, कोई रेखा है, उनके बारे में देखेंगे। तो ये देखते हैं, सबसे पहले शुरुआत करेंगे भारत पाकिस्तान की सीमा से। तो भारत पाकिस्तान की सीमा की बात करेंगे तो उसको बोलते हैं रेड क्लिफ लाइन, एलओसी 24वीं समांतर रेखा। 3 प्रश्न आते हैं, रेड क्लिफ रेखा, एलओसी क्या है, 24वीं समांतर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो रेड क्लिफ 1 लाइनर प्लस आप लोग जानते होंगे। तो यहाँ से देखेंगे गुजरात से लेकर के पूरी ये सीमा जाती पंजाब तक। आगे की हम बात करेंगे तो जो अब ये रेड क्लिफ सीमा जो है वो 1947 में भारत की आज़ादी के समय बनाई गई थी। इसमें पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था। पूर्वी पाकिस्तान आगे चल करके बांग्लादेश बन गया। तो इस सीमा को देखेंगे तो ये गुजरात, पाकिस्तान और मतलब कि राजस्थान होते हैं और पंजाब होते हैं, जम्मू कश्मीर, ये पूरी लाइन। लेकिन आगे चल करके जब हम देखेंगे, आप ये भी जान रहे हैं, मैंने इसके ऊपर एक वीडियो बनाया है एलओसी को लेकर के कि आखिर कश्मीर का जब कश्मीर में हम देखेंगे तो वहाँ पर जो पीओके का एरिया है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर का एरिया, तो उसमें और कश्मीर के बीच में जो ये लाइन है जिसको बोलते हैं एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल, ये आप जान रहे होंगे। इसके बारे में मैंने आपको डिटेल में वीडियो बनाया भी, आप लोग देख लीजिएगा। ये वाला एरिया पाकिस्तान की तरफ से इसको गिलगित बाल्टिस्तान बोलते हैं। इस तरफ का एरिया जो है वो ये वाला कश्मीर, ये कश्मीर है। तो ये लाइन है एलओसी को, आप इसकी काफ़ी हिस्ट्री बेस की कहानी आप उसको पढ़िएगा। बाकी मैंने इसके ऊपर वीडियो बनाया, आप लोग उसको देख लीजिएगा कि कैसे राजा हरि ने मतलब हरि सिंह ने कैसे साइन किया और वो कश्मीर को भारत में विलय किया गया, उसके बारे में पूरी स्टोरी मैंने बताई, आप लोग उसको देख लीजिएगा। तो ये हो गई बात, हो गई कैसी, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है वो कौन सी सीमा रेखा है, वो है एलओसी। और 24वीं समांतर रेखा जो है वो पड़ेगी सरक्रिक के पास में, भारत पाकिस्तान के बीच में, ये भी गुजरात में पड़ती हैं। तो इसको याद रखिएगा। फिर हम भारत अफगानिस्तान की बात करेंगे तो डूरंड रेखा है। डूरंड रेखा जो है वो भारत और अफगानिस्तान के बीच में। लेकिन अगर जो हम देखेंगे तो चूँकि इस टाइम पे देखें तो चूँकि कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के पास में, उसको पीओके बोलते हैं, तो इस वजह से अफ़गानिस्तान की सीमा जो है वो वैसे तो भारत की मुख्य भूमि से लगती है, लेकिन वर्तमान समय देखेंगे तो वो
पीओके से कश्मीर की सीमा लगती है। और जो ये अफ़गानिस्तान की जो सीमा है जिसको हम लोग बोलते हैं मतलब कि जो ये कौन सी है, ये डूरन रेखा है, ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के बीच में ये रेखा आप देखेंगे पूरी पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के बीच में पूरी रेखा बनी हुई है। तो भारत और अफ़गानिस्तान है तब भी सही, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान है तब भी सही है। ये इसको अपने हिसाब से कर लीजिएगा, जैसे प्रश्न है प्रश्नों के आधार पर। भारत और इसमें भी देखेंगे भारत और चीन, भारत चीन के बीच में देखेंगे तो मैक-मोहन रेखा है। कौन सी रेखा है? ये मैक-मोहन रेखा आप देख रहे हैं, ये कौन सी है? मैक-मोहन रेखा, भारत और चीन के बीच में। बाकी आप देखेंगे तो LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, ये कश्मीर का कुछ हिस्सा जो है वो चाइना के पास है, तो इसको बोलते हैं भारत और इसको बोलते हैं LAC। इसमें भी आप देखेंगे तो विवादों को लेकर के ये हमेशा से रही है। ये जो रेखा है ये कैसी है? ये विवादों में लेकर के LAC हो या LOC हो, दोनों रेखाएं जो है वो विवादों में रहती हैं, तो इसको याद रखिएगा। भारत में बाकी आप देखेंगे तो भारत और पाकिस्तान, चाइना, अफ़गानिस्तान के आसपास में देखेंगे तो भारत पाकिस्तान को जो ये वाला हिस्सा, इसमें आप देखें तो जो ये जो सीमा है वो हिमालय एक हद तक जो है ये सीमा का निर्धारण करता है, चाहे वो चाइना से हो, नेपाल से हो, भूटान से हो या इधर म्यांमार से हो। तो कुछ जो पूरा आप देख रहे हैं ये एरिया, या पूरा एक तरीके से नेपाल जो है, नेपाल, भूटान, चाइना, ये सब इससे जो है वो सीमाएँ हैं, वो एक तरीके से कह सकते हैं किसके प्राकृतिक रूप से देखेंगे तो हिमालय जो है वो एक अवरोधक के रूप में इनके बीच में सीमाओं का निर्धारण करता है। एक टाइम पर ये माना जाता था जो हिमालय है जो अलंग है, मतलब कि जिसको आप लांघा नहीं जा सकता है, मतलब कि आप उसको पार नहीं कर सकते, एक प्राकृतिक रूप से सीमा का निर्धारण करता था, जो एक तरीके से कह सकते हैं, आप पढ़ते होंगे ना, हिमालय एक प्रहरी की तरह जो है वो उत्तर की ओर है। लेकिन वर्तमान संदर्भ में देखेंगे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता टेक्नोलॉजी बढ़ती गई, और जब जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी, उस टेक्नोलॉजी के बढ़ने के साथ साथ कुछ ऐसा हुआ कि अब हिमालय भी एक तरीके से कह सकते हैं वो एक प्रहरी के रूप में है, जो प्राकृतिक रूप से अवरोधक जरूर है, लेकिन अब वो ऐसा नहीं कि उसको पार नहीं किया जा सकता है। आज के वर्तमान इसका उदाहरण आप भारत चाइना का युद्ध को आप ले सकते हैं कि भारत चीन का जब 1962 में हुआ तो हिमालय के पार से ही हुआ। तो इसका मतलब ये है कि हिमालय एक तरीके से ऐसा नहीं रहा कि उसको पार नहीं किया जा सकता है। तो ये है। बाकी वैसे तो एक अवरोधक तो है ही, और एक तरीके से कह सकते हैं प्रहरी बन के हिमालय है जो भारत और चाइना के बीच में या भारत इनके बीच में, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि इसको पार नहीं किया जा सकता। पहले के टाइम पे ऐसा था कि अलंग है, मतलब कि उसको लांघा नहीं जा सकता, पार नहीं किया जा सकता, लेकिन ऐसा नहीं रहा। भारत पाकिस्तान के बीच की जो सीमा है वो एक तरीके से कह सकते हैं मानव निर्मित सीमा है, रेडक्लिफ के द्वारा बनाई गई थी। इसमें देखेंगे तो गुजरात हो, राजस्थान हो, पंजाब को लेकर के 2 पार्ट कर दिए गए। तो इस तरीके से कुछ ऐसा हुआ कि जैसे बात करेंगे पंजाब को लेकर के, तो पंजाब को लेकर के अगर जो हम बात करें तो आधा पंजाब पाकिस्तान में, इस तरफ इंडिया में हो गया, अलग अलग डिवाइड कर दिया गया। तो ये कुछ ऐसा था कि सड़क थी, किसी का घर हो, खेत हो, खलिहान हो, कुछ मतलब कि इस सीमा रेखा के निर्धारण को लेकर के कुछ ऐसी सीमा रेखा खींची गई थी कि मतलब किसी भी तरीके से जो मानव के हित में बिल्कुल भी नहीं थी, बस एक लाइन खींच दी गई थी। तो इस वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों को इसको लेकर काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा, आर्थिक रूप से और सामाजिक रूप से बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ा। उसकी वजह से ये वाला हिस्सा जो था, ये इस हिस्से में अब चूँकि नदियाँ वगैरह जो थी, नदियाँ नहरें वगैरह जो थी, वो जो वर्तमान में भारत के पास पाकिस्तान, मतलब कि जो भारतीय जो पंजाब है इसके पास में नदियों वगैरह थे, और इस तरफ ऐसा था नहीं, तो ये वाला एरिया सूखा होने लगा। तो इसको लेकर के आगे चल करके हालांकि पाकिस्तान ने भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु जल समझौता 1960 में हुआ, जिसके तहत नदी के जल को लेकर के समझौता हुआ कि कितने % पानी कौन यूज करेगा। इसका वीडियो मैंने बनाया हुआ है, सिंधु जल समझौता देख सकते हैं। और शिमला समझौते के तहत ये भारत और चाइना के बीच में मैक-मोहन रेखा वगैरह आई थी। बाकी आप इसमें देखेंगे LAC और LOC में कन्फ्यूजन मत होइएगा, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, लाइन ऑफ कंट्रोल, ये मैक-मोहन रेखा और रेडक्लिफ रेखा 24वीं समांतर रेखा, और ये डूरन रेखा है। भारत म्यांमार के बीच में देखेंगे तो अराकान योमा की जो साइड है, मतलब हिमालय का जो पूर्वांचल का एरिया आप सुनते हैं, जो ये वाला एरिया इसको बोलते हैं अराकान योमा वाला जो एरिया, ये भारत और म्यांमार के बीच में सीमा का निर्धारण करता है। पर इतिहास की ओर रुख करेंगे तो हमें देखने को मिलता है कि वैसे तो ये काफ़ी जंगलों वाला इलाका है, लेकिन इसमें से भी कुछ जगहों से दर्रों वगैरह से हो करके एक भारत से म्यांमार के बीच में जाया जा सकता है। अगर जो आप इस क्षेत्र में देखेंगे
तो चूँकि जंगल वगैरह अधिक होने की वजह से यहाँ पर तस्करी भी काफ़ी होती है। लेकिन आप देखेंगे तो यहाँ पे बॉर्डर जो है भारत और म्यांमार के बीच में काफ़ी लोग म्यांमार से भारत के बीच में आवाजाही भी होती रहती है। तो वैसा कुछ कोई फेंसिंग वाला नहीं है बॉर्डर कि आप उसको पार नहीं कर सकते, लेकिन हाँ कुछ सिलेक्टेड पॉइंट है जहाँ से उसको पार किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप भारत और म्यांमार के बीच में यांडबू की संधि के तहत ही भारत और म्यांमार को ये जो है इसका बॉर्डर सेट किया गया था 1826 में। लेकिन इसका निर्धारण जो किया गया वो किया गया 10 मार्च 1967 को इसका निर्धारण किया गया था। अब भारत और म्यांमार के बीच में एक और जगह पड़ती है जिसको बोलते हैं कोको द्वीप है, और इधर अंडमान निकोबार है। अंडमान निकोबार और कोको द्वीप के बीच में कोको चैनल है, कोको चैनल, ये याद रखेगा। भारत भूटान की सीमा का निर्धारण 1949 की संधि में के द्वारा भारत और भूटान की सीमा का निर्धारण किया गया था। और भारत बांग्लादेश की सीमा जो है इसको जीरो लाइन, पहले रेड क्लिफ लाइन जैसा रेड क्लिफ लाइन भी कह सकते हैं, बाकी जीरो लाइन त्रिपुरा के पास से इसके सीमा का निर्धारण किया गया है। तो जीरो लाइन जो है वो भारत, इसको पूर्वांचल भी बोलते हैं, पूर्वांचल भी बोलते हैं भारत बांग्लादेश, और इसको जीरो लाइन भी कह सकते हैं। तो इसको भी याद रखेगा। भारत और श्रीलंका के बीच में अब ये जलीय सीमा है, जलीय सीमा को देख लेते हैं कि जलीय सीमाओं की बात करेंगे तो भारत श्रीलंका के बीच में जो सीमा है वो पाक जल संधि के तहत है। ये आप देख रहे हैं पाक जल संधि, पाक की खाड़ी और मन्नार की खाड़ी के बीच में पाक जल संधि है, या आप कह सकते हैं जिनको जोड़ती है। और इधर देखेंगे तो ये भारत और श्रीलंका के बीच में जो संधि है इसको मतलब कि जो जल संधि है इसको बोलते हैं पाक जल संधि। पाक जल संधि याद रखेगा, भारत श्रीलंका प्रश्न आता है। इसके बाद हम देखेंगे तो भारत मतलब मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल है। कोको चैनल मैंने बता दिया। मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, देखिए इस तरीके से है। ये मुख्य लक्षद्वीप है, इसके बाद एक द्वीप है मिनिकॉय, इसके बाद में देखेंगे तो दिखेगा मालदीव। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में जो चैनल है वो 8 डिग्री चैनल, और मिनिकॉय और मुख्य लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। तो दोनों लिखे हुए हैं, लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल, भारत और मतलब मिनिकॉय और मालदीव के बीच में 8 डिग्री चैनल, अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है, इसको याद रखेगा। और एक लाइन और लिखी हुई, भारत और नेपाल के बीच में रेडोलिफ लाइन। तो रेडोलिफ लाइन की जब बात होगी तो भारत और नेपाल की सीमा आ जाएगी। ये आप देख रहे हैं, ये भारत नेपाल की सीमा को बोलते हैं रेडोलिफ लाइन। ये भी याद रखिएगा, रेडोलिफ लाइन से प्रश्न आपको मिल सकता है। भारत और इंडोनेशिया के बीच में ग्रेट चैनल है। आप जान रहे हैं कि निकोबार और सुमात्रा के बीच में जो एक संधि है इसको बोला जाता है ग्रेट चैनल। तो ग्रेट चैनल याद रखिएगा, मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया के बीच में ही है। प्रश्न आ सकता है। अब इसमें से एक प्रश्न और पूछा भी दे, आप देखिए अभी तो जो चूंकि मैं आपको फैक्ट ही बता रहा हूँ, क्योंकि देखिए फैक्ट भी इंपॉर्टेंट है। परीक्षाओं में फैक्ट आते रहे हैं और आते भी रहेंगे, और फैक्ट के साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट भी समझना चाहिए। बाकी जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम बात करेंगे भारत की जो भूगर्भिक इतिहास है इसके बारे में चर्चा की जाएगी, क्योंकि फैक्ट भी है, फैक्ट को समझना जरूरी है, आप इनको समझिएगा। बाकी भी मैं आपको होमवर्क भी बता दूंगा कि आपको क्या करना है। बाकी बांग्लादेश के बीच में देखिए तो 4096.7 किलोमीटर की सबसे लंबी सीमा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश से लगती है। चीन से जो लगती है वो 3488 किलोमीटर है, पाकिस्तान से 3323 किलोमीटर, नेपाल से 1751 किलोमीटर, म्यांमार से 1643, भूटान से 699, अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से, सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है। इस तरीके से प्रश्न भी आपको देखने को परीक्षाओं में मिल सकते हैं, किससे ज़्यादा सीमा लगती है, किससे कम सीमा लगती है। ये प्रश्न देखिए बांग्लादेश से रिलेटेड तो आता ही। अब आप होमवर्क में देखिए, आप अब इसको किस तरीके से आपको करना है देखो मैं बता दूँ। आपको देखना ये है कि इस मैप के आधार पर आप या आप कहीं और से जैसे भी आप कर सकते हैं, आपको जो आप मैं बताया इसको जब नोट करेंगे, नोट करने के बाद में आप पाकिस्तान से सीमा लगाने वाले राज्यों के बारे में, चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों के बारे में, और इसमें एक पॉइंट और आप लिख लीजिएगा कि चीन से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमा किससे है, और सबसे छोटी मतलब याद रखिएगा सबसे लंबी सीमा पाकिस्तान से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमा, नेपाल से सीमा बनाने वाले राज्यों में सबसे लंबी सीमा बिहार की जैसे, तो आपको लिखना रहेगा। और सभी कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं उनके बारे में, और एक जो मैंने बताया उसके बारे में आप लिख लीजिएगा कि सबसे लंबी सीमा कौन बनाता है। जैसे बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, भूटान हो गया। म्यांमार से सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन कौन से हैं उनके बारे में है। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाले राज्यों में कौन कौन है जैसे, तो इनके बारे में आपको लिखना रहेगा। आप इस मैप में देखेंगे तब भी आपको दिख जाएगा। बाकी अपने स्तर पे जैसे मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, असम हो गया, मेघालय हो गया, और इसके बाद में पश्चिम बंगाल हो गया, जो
बांग्लादेश से सीमा बना रहे हैं, इधर आप अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम इससे सीमा बना रहे हैं। इस तरीके से आप नोट कर लेंगे तो आपको आसानी रहेगी। बाकी जो मैंने जल संधि वगैरह, देखिए इसमें कुछ ऐसा कुछ मैंने नहीं बताया जो आप पहले से ना पढ़े हों, एक बेसिक नॉलेज है, क्योंकि देखिए जब हम वीडियो बना रहे हैं तो आपको बेसिक से ही आपको धीरे धीरे आपको जो इस तरह वो बढ़ता रहेगा। बाकी मैं आप सबको दिवाली की अग्रिम हार्दिक शुभकामनाएं। आपकी दिवाली अच्छे से मनाइए, खुशियों का त्यौहार है। और उसके बाद में चूँकि अभी इस समय का टाइम ऐसा चल रहा है कि मैं समझ सकता हूँ कि लोगों को पढ़ाई का मन ज़्यादा नहीं लग रहा होगा, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता है कि त्यौहार है, त्यौहार के बाद हम पढ़ाई शुरू करें। लेकिन आप मौका जब मिले तो अपना पढ़ाई वगैरह करते रहिएगा। हाँ, फेस्टिवल को अच्छे से एंजॉय कीजिए, लेकिन फेस्टिवल जैसे ही ख़त्म हो उसके बाद में फेस्टिवल की खुमारी उतर जानी चाहिए। फेस्टिवल के बाद में आप उसी तरीके से पढ़ाई में अपना आगे लग जाइएगा, क्योंकि परीक्षाएं आने वाली हैं। आने वाले समय जैसे जनवरी फरवरी में एग्ज़ाम वगैरह आने वाले हैं आप लोगों के, या जो भी एग्ज़ाम आप तैयारी कर रहे होंगे तो उसको लेकर के लग जाइए, क्योंकि टाइम ज़्यादा है नहीं। त्यौहार तो आते ही रहते हैं, बाकी त्यौहार अपने अच्छे से मनाइए। त्यौहार के बाद में आप त्यौहारों की खुमारी में मत लगे रहिएगा। 1-2 साल मतलब कि 1-2 दिनों के अंदर त्यौहार का बुखार उतर जाना चाहिए। कहने का मतलब यही कि आप पढ़ाई में बाद में लग जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।